नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारे, फिर चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो निर्भय क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE प्रपोल्शन सिस्टम से लैस निर्भय क्रूज मिसाइल का पहला डेवलपमेंट परीक्षण इस महीने होने वाला है। निर्भय क्रूज मिसाइल को वर्तमान में रूसी निर्मित NPO Saturn 36 MT मिनी टर्बोफैन इंजन के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन DRDO आने वाला जो परीक्षण है जो कि 12 से 15 अक्टूबर के बीच निर्धारित किया गया है, इस मिसाइल पर STFE प्रपोल्शन सिस्टम को लगाएगी और 2021 में इसका फुल स्केल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। स्वदेशी 110 किलो के स्मॉल टर्बोफैन इंजन यानी कि STFE ने बेंगलुरु में अपनी अधिकतम पावर सेटिंग में 90 मिनट के निरंतर संचालन से गुजरना शुरू कर दिया था और इसका लेह में -15 डिग्री सेल्सियस पर भी परीक्षण किया गया था। निर्भय क्रूज मिसाइल को सीमित संख्या में लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान चीनी सेना के साथ तनाव के कारण भारत ने इसे शामिल किया और इसे अभी सीमित संख्या में ही वहां पर लगाया गया और इसके ज्यादातर जो मॉडल हैं वो प्री प्रोडक्शन मॉडल्स हैं। निर्भय एक सबसोनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRL ACM है जो कि 200 से 300 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस हो सकती है और 0.6 से 0.5 मैक की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है और 1000 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य पर फायर कर सकती है। DRDO की योजना है कि 2023 में वो एक शिप बॉर्न संस्करण का परीक्षण करेंगे और 2021 में सभी स्वदेशी STFE प्रपोल्शन सिस्टम के साथ और अधिक परीक्षण जारी रखे जाएंगे। DRDO डेवलप कर रहा है एयर लॉन्च LRL ACM को जो सुखोई 30 MKI बेड़े के साथ इंटीग्रेटेड होगी, जिसे 2023 में परीक्षण किए जाने की योजना भी है। अब निर्भय का नया संस्करण टर्बोफैन इंजन सहित उन्नत सॉफ्टवेयर और अधिक स्वदेशी प्रणालियों के साथ फिट किया गया है। परीक्षण की तैयारियां अंतिम चरण में है और मिसाइल परीक्षण के लिए तैयार है। लॉन्च विंडो को कल और परसों के बीच सेट किया गया है। अगर मौसम ठीक रहता है तो ये मिसाइल अपने तय समय के अनुसार उड़ान परीक्षण के लिए तैयार हो जाएगी। करीबन 200 से अधिक वैज्ञानिक और टेक्नीशियन साइट पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है भारत के राफेल से, उसका एक और उदाहरण या एक और खबर आप समझ सकते हैं कि हमारे सामने आई है। दरअसल भारत के द्वारा औपचारिक रूप से उन्नत राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने दावा किया है कि भारत एक आक्रामक योजना बना रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत इस समय 5 किलोमीटर से अधिक अंदर प्रवेश कर सकता है और एरोस्पेस डोमेन में अपना प्रभुत्व साबित करेगा। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि मैं 18 से 24 महीनों में भारत की आक्रामक कल्पना करूंगा, क्योंकि अब भारत के पास फ्रांस से राफेल आ चुके हैं और इन राफेल्स में आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत राफेल के आने से 2 फ्रंट युद्ध से निपटने की क्षमता रखता है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने कहा कि ड्रोन या मानव रहित विमान अपनी विनाशक क्षमता के कारण इनसे निपटने की चुनौतियां ज्यादा गंभीर हैं। इनकी कम लागत और मल्टी रोल और इनकी उपलब्धता के चलते आने वाले सालों में इनका खतरा कई गुना बढ़ सकता है। एक वेबिनार में सैनी ने कहा कि ड्रोन जैसा खतरा आने वाले समय में काफी घातक हो सकता है। ऐसे में सेना को इनसे निपटने के लिए अभी से योजना बनानी होगी। ड्रोन से निपटने के लिए स्वान टेक्नोलॉजी समेत हाई किल और सॉफ्ट किल दोनों तरह के उपाय जरूरी हैं। दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने के लिए मिसाइल या हथियारों का जो डायरेक्ट इस्तेमाल होता है वो हाई किल है, वहीं जैमर या लक्ष्य से भटकाने जैसी तकनीक को सॉफ्ट किल कहा जाता है। अगली खबर तेजस MK2 को लेकर आ रही है। देश में चीनी वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उससे काफी सारी चीजें प्रभावित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी ADA जो कि तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए नोडल डिजाइन एजेंसी है, उन्हें विश्वास है कि तेजस MK2 LSP-1 का पहला रोल आउट जून में लागू होगा। 2022 या फिर शुरुआती 2023 तक अपनी पहली उड़ान कर पाएगा। पहले विमान की मेटल कटिंग फरवरी 2021 के लिए निर्धारित की गई है। HAL ने पहले से ही इसके लिए टूलिंग और असेंबली जिग्स की खरीद भी शुरू कर दी है और अंतिम डिजाइन फ्रीज अगले कुछ हफ्तों में होगा। ADA और HAL 2028 तक उड़ान परीक्षण और डेवलपमेंटल परीक्षणों को पूरा करने की योजना बना रहे हैं ताकि विमान फुल स्केल प्रोडक्शन में प्रवेश कर जाएगा। तेजस MK1 प्रोग्राम के विपरीत तेजस MK2 प्रोग्राम का निर्माण टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स का उपयोग करके किया जाएगा जो कि पहले से ही विकसित है और कुछ विकसित करने की आवश्यकता नहीं है जो कि इस कार्यक्रम को लेट कर सकता है। तेजस MK2 में
कई फीचर्स होंगे, जिसमें साइड स्टिक कंट्रोलर, नेक्स्ट जनरेशन वाइड एरिया डिस्प्ले यानी कि WAD, जो कि बूस्ट करता है सिचुएशनल अवेयरनेस को, एक्यूरेसी और सेफ्टी को। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ऑनबोर्ड और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम, जो कि पहले से विकसित किए गए हैं और इनका परीक्षण भी किया गया है। साथ ही HAL-2 फुल मिशन सिमुलेटर यानी कि FMS को विकसित भी कर रहा है, ताकि पायलट MK2 LSP-1 की पहली उड़ान के लिए तैयार होने से पहले ही इसका अभ्यास कर सकेंगे और इसे उड़ा सकेंगे। ADA को पहले ही GE से दर्जनों F414 इंजन मिल चुके हैं और एक नया शक्तिशाली डिजिटल उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर यानी कि नया पावरफुल डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर पहले ही विकसित किया जा चुका है, जो कि तेजस MK1 प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही अधिकांश मेजर सिस्टम्स जैसे कि लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट यानी कि LRU और एवियोनिक्स पहले से विकसित किए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगली खबर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से एक विवादास्पद बयान दिया है। दरअसल इस तरीके के दोस्तों जो देशद्रोही लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पड़ता है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किया जाएगा और वे उम्मीद करते हैं कि चीन की मदद से ये काम करना आसान होगा। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की जो भी स्थितियां बनी हैं वो धारा 370 के अंत के कारण बनी है। चीन ने कभी इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल किया जा सकेगा। दोस्तों, इस तरीके के जो लोग हैं जो कि सियासी रोटियां सेकते हैं और साथ ही भारत के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करते हैं, इस तरीके के लोगों को देशद्रोही कहने में कोई दो राय नहीं है। अगर फारूक अब्दुल्ला को ये लगता है कि वो चीन के दम पर 370 बहाल करा सकता है तो ये चैलेंज हम लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर इसमें दम है तो करके दिखा दे, नहीं तो ये भारत छोड़कर चीन जाकर रह सकता है। इस तरीके के आदमी के लिए और क्या कहा जा सकता है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगली खबर ताइवान को लेकर आ रही है। दरअसल लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारतीयों ने ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर जमकर बधाई संदेश भेजे हैं और इसके लिए ताइवानी राष्ट्रपति ने भारतीय लोगों को शुक्रिया भी किया। भारत से मिले शुभकामना संदेशों से खुश होकर ताइवानी राष्ट्रपति ताइसिंग वेंग ने ट्वीट किया और शुभकामना संदेश के लिए भारत के सभी लोगों का धन्यवाद दिया। हालांकि चीन की सरकार ने पहले से ही भारत को ताइवानी स्वतंत्रता दिवस न मनाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि ये चीन का अहम हिस्सा है। अगर भारत में ताइवान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो इससे चीन के साथ संबंधों पर असर पड़ेगा। वहीं भारतीयों ने चीन के इस आग्रह को ठुकराते हुए ताइवान को जमकर शुभकामनाएं दी। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे मैं देख रहा था कल से काफी लोग ताइवान को बधाइयां दे रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की तरफ से ताइवान को एक जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अगली खबर चीन के दोस्त पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर बैन लगाया। अब उसके आयरन ब्रदर कहे जाने वाले पाकिस्तान ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया है और इसमें पाकिस्तान ने जो सुझाव दिया है वो कहा है कि टिकटॉक के द्वारा अनैतिक और अश्लील सामग्री को बढ़ावा दिए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने टिकटॉक ऐप को चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद भी जब टिकटॉक पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन प्राधिकरण ने चाइनीज ऐप पर रोक लगाने का फैसला लिया है। पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन प्राधिकरण ने कहा कि समाज के कई वर्गों से मिली शिकायतों के आधार पर PTA ने वीडियो शेयरिंग ऐप को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्ध अभ्यास करेगी। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना विमान वाहक पोत समूह के साथ 12 अक्टूबर को नौसैनिक युद्धपोत श्रृंखला जारी रखते हुए नौसेना एक और मार्ग अभ्यास पासेक्स आयोजित करने वाली है। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि नौसेना के जहाज 12 अक्टूबर को US रोनाल्ड रेगन के साथ पासेक्स का आयोजन करेंगे। पासेक्स को कोच्चि के पास आयोजित किया जाएगा। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।